नमस्कार। आज हम विश्व पर्यावरण सम्मेलनों की बात करेंगे। अब पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है, खासकर से आपकी नेट और यूपीएससी की परीक्षा में। आजकल कई सवाल आ रहे हैं जो इस विषय से आपके पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले तो इतने सारे शब्द सुनने में आते हैं, रियो समिट, एजेंडा 21, पेरिस समिट। ये होता क्या है, हमें इसे कहीं तो बांधना पड़ेगा। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से हम समझ सकते हैं, ताकि हमें ये समझ में आए कि ये विभिन्न विभिन्न सम्मेलन जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, उसका नया स्वरूप था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको यूएनसीईडी कहा गया। और इसका दूसरा नाम या कॉमन नाम जो कि हम कह सकते हैं वो था अर्थ समिट या विश्व सम्मेलन। इस विश्व सम्मेलन में 3 तरह से अलग अलग धारणाओं पे विचार किया गया। पहला था पर्यावरण से रिलेटेड या क्लाइमेट से रिलेटेड, जो जलवायु से रिलेटेड है। दूसरा था बायोडाइवर्सिटी या वहाँ के जन जंतु से रिलेटेड। और तीसरा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। सतत विकास का मतलब अगर हम समझें तो सतत विकास का मतलब ये होता है कि आज के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, जैसे पानी हुआ, जल हुआ, इसको इस तरीके से काम में लेना कि ये आज या आने वाले 5-10 सालों में ख़त्म ना हो जाए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें। तो उसको हम समझते हैं कि वो होता है सतत विकास। अब सतत विकास 3 तरीके से समझाया गया था यूएनएफसीसी में, अर्थ समिट में, जो है एजेंडा 21, रियो समिट और स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो हम सबसे पहले सतत विकास समझेंगे, फिर बायोडाइवर्सिटी के तीनों प्रकार समझेंगे, और सबसे आखिर में हम जलवायु परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन का जो कॉन्फ्रेंस बना था, जिसको हम यूएनएफसीसी कहते हैं, उसको समझेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। जैसा कि हमने कहा 1972 में कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम में हुआ था। उसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम यूएनईपी भी कहते हैं, बनाया गया था या प्रस्ताव रखा गया था। उसकी 2 छोटी शाखाएं थी, एक था अर्थ वॉच और दूसरा था ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। दोनों का यही काम था कि पृथ्वी पे जितना भी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं या बदलाव हो रहे हैं, उनके बारे में सतत जानकारी रखना। इसकी जो 5वीं रिपोर्ट है वो 2012 में प्रेषित की गई थी। 1983 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बनाया गया। वो ब्रूटलैंड, मिस्टर ब्रूटलैंड ने शुरू किया था, नॉर्वे के थे वो, और उन्होंने सबसे पहले सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। 1987 में ये ब्रूटलैंड रिपोर्ट फाइनली पारित हुई और एक डॉक्यूमेंट लिखा गया जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने सबसे पहले ये समझाया कि सामाजिक और इकोनॉमिक ज़रूरतें क्या हैं और किस तरीके से हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से या खराब होने से रोक सकते हैं। अब हम समझते हैं सतत विकास के 3 प्रकार जो हमने देखे थे। सबसे पहला है एजेंडा 21। एजेंडा 21, जैसा कि हमने कहा कि सतत विकास के लिए है, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीक़ों से ये काम में लिया जाएगा। सबसे पहले छोटे स्तर पे, फिर राष्ट्र के स्तर पे, फिर विश्व के स्तर पर। इसमें 21 शब्द का मतलब है 21वीं सदी, 21st सेंचुरी। तो इसके लिए इसका नाम एजेंडा 21 रखा गया। ये वॉलेंटरी था, मतलब आप अपनी इच्छा के अनुरूप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसका सदस्य बन सकते हैं, और इसमें किसी तरह का कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। अगला था रियो डिक्लेरेशन, जिसके 27 प्रिंसिपल्स आए और इसको 3rd जनरेशन राइट्स भी कहा गया है। इसके 2 मुख्य स्वरूप आए। पहला था रियो 10 और रियो 20। रियो 10 में जो एजेंडा 21 था उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन की बात करी गई, जबकि रियो 20 जो आया उसमें वो 2012 में आया था। और इसका नाम 20 इसलिए था क्योंकि इसने बोला कि 1992 से 2012 के बीच में जितना भी गैप है वो कितना है, वो 20 सालों का है, और इस 20 सालों में जो जो चैलेंजेस आए हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले था गरीबी।
गरीबी कम करना, दूसरा था स्वच्छ पर्यावरण रखना, क्लीन एनर्जी लाना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे मूव करना पड़ेगा, या वो तरीके जो एक बार से ज़्यादा बार काम में आ सके, जिन्हें हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास, जैसा कि हमने समझा, और इसके 7 मेजर क्षेत्र थे जिसमें रियो डिक्लेरेशन ने काम किया। वो था जॉब, एनर्जी, सिटी, फूड, वाटर, ओशन और डिजास्टर या किसी भी तरह की तबाही। इसका एक डॉक्यूमेंट लिखा गया जिसको फ्यूचर वी वांट कहा जाता है। अगला है स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इसमें पूरे विश्व में सभी फॉरेस्ट में किस तरीके से एक कॉमन रिपोर्ट, एक सिंगल रिपोर्ट बनाई जाए, इसके बारे में चर्चा की गई। जो डेवलप्ड नेशंस थे उन्होंने ये समझौता किया और ये कहा कि हम विश्व को ग्रीन बनाने में, पर्यावरण को ज़्यादा बढ़ाने में, हरा बनाने में मदद करेंगे। तो कई तरीके के सुझाव आए। उसमें सबसे पहला था वित्तीय सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि डेवलप्ड नेशंस ने दिया। और 1994 में टेम्परेट और बोरल फॉरेस्ट के किस तरीके से मैनेज किया जाए उसके ऊपर एक सुझाव आया। अब टेम्परेट का मतलब, जैसा कि हमें पता है, हम जो 23 डिग्री से 66 डिग्री के बीच का इलाका है उसको हम टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं। अगला है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में वापस 3, जैसा कि हमने समझा था। पहला है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये बायोसेफ्टी से रिलेटेड था। तो इसमें ये कहा था कि जो भी जीवित चीज़ है उसको अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जा रहे हैं तो उसका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट और हैंडलिंग का ध्यान रखा जाए कि ऐसा नहीं हो कि एक देश में वो विलुप्त हो जाए और सिर्फ दूसरे देश में पाया जाए। तो इसलिए ये LMO आया, द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेप्ट आया। और दूसरी चीज़ इसमें ये कही गई थी कि जब उसको ले जाया जा रहा है तो उससे कुछ वित्तीय फ़ायदे हो सकते हैं और उन फ़ायदों को बढ़ाने के लिए ऐसा ना हो कि उस पूरी प्रजाति को ही नष्ट कर दिया जाए। तो उसकी हेल्थ मेंटेन करना और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट के बीच में एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी था। इसको प्रिकॉशनरी अप्रोच का भी हिस्सा बताया गया, जो कि रियो डिक्लेरेशन का 15वां प्रिंसिपल था। अगला था आची टारगेट। आची टारगेट नगोया में सबसे पहले आया था, आची प्रिफेशर में। इसको 10 सालों का एक पूरा लेखा जोखा दिया गया जिसमें 2 तरह के टारगेट दिए गए। एक तो था जो दीर्घ काल में ख़त्म होंगे और एक लघु काल में ख़त्म होंगे। जो लघु काल में ख़त्म होंगे वो 10 वर्ष के थे और जो दीर्घ काल के लिए थे वो 40 वर्ष के थे, 2050 तक कैसे ख़त्म होंगे। अब ये 5 चीज़ें इसमें ख़ास तौर से बताई गई कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, हम क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे वो आगे बढ़ती रहे, सतत विकास होता रहे, बायोडाइवर्सिटी पे प्रेशर किस तरीके से कम हो और ये सारा फ़ायदा हर इंसान को पहुंच सके। अगला है नगोया जेनेटिक रिसोर्स प्रोटोकॉल, 2014 में आया था। इसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी, वो थी इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उससे जो भी फ़ायदे उत्पन्न हो रहे हैं वो सबको बराबर स्वरूप से, बराबर समानता से मिलने चाहिए। तो इसके लिए एक क्लियरिंग हाउस बनाया गया जिसको एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस कहा गया और इसमें लीगल सर्टेनिटीज़ आई या लीगल रूल्स आए जिसके थ्रू ये गवर्न हुआ। फिर हम समझेंगे क्लाइमेट इनिशिएटिव। अब क्लाइमेट या पर्यावरण के परिवर्तन, जलवायु के परिवर्तन से रिलेटेड चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्टीज़ का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है। तो जब UNFCCC में ये क्लासिफिकेशन किया गया तो उन्होंने 4 तरीके से चीज़ों को बांटा, Annex 1, Annex 2, नॉन Annex 1 और LDC। Annex 1 वो देश थे जो डेवलप्ड थे और जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, मतलब जो विकास की तरफ बढ़ रहे थे। Annex 2 उन्हीं Annex 1 में से कुछ देश ऐसे थे जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको सपोर्ट कर सकते थे। तो Annex 2 Annex 1 की ही कुछ कंट्रीज थी या Annex 1 से ही लिए गए हुए कुछ देश थे
तो यहाँ पर अगर 43 देश हैं तो यहाँ पर 24 देश थे जो एनेक्स 2 का हिस्सा थे और जिन्होंने कहा कि हम विकासशील देशों की मदद करेंगे। फिर था नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज, ये लो इनकम डेवलपिंग नेशंस थे, जिन विकासशील देशों में आय कम थी वो सारे देश नॉन एनेक्स 1 हुए। और आखिरकार थे लीस्ट डेवलप्ड नेशंस या जो विकासहीन देश हैं, उसमें 49 देश आए और उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया। अब अक्सर हम जब कन्वेंशंस की बात करते हैं तो एक टर्म आता है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? जब हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम देखें तो कोई भी कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन का छोटा हिस्सा एक प्रोटोकॉल हो गया। ये प्रोटोकॉल बहुत सारे देशों के बीच में होता है और इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, पर ये कन्वेंशन का हिस्सा होता है। अब जब हम पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो जलवायु को लेके बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। अगर वो इसी गति से पिघलते रहे तो जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ता जाएगा और समुद्र का स्तर अगर बढ़ने लगेगा तो जो आसपास के टापू हैं वो पानी में डूबना शुरू कर देंगे। तो जो पानी के तटीय इलाके हैं उनको खतरा है। तो ये एक प्रमुख कारण था जिसके कारण जलवायु परिवर्तन पर एक अलग सेक्शन शुरू करा गया अर्थ समिट में। अब इसको समझने के लिए हम एक तरह का फ्लो चार्ट समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई, तो 3 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जलवायु कॉन्फ्रेंसेस, जलवायु सम्मेलन हुए थे। खास बात ये थी कि तीनों के तीनों जिनेवा में हुए थे। जो पहला था वो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था, हम आगे जानेंगे इसके बारे में। और फिर इसके बाद बर्लिन मैंडेट आया, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन 2 सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद कैनकून, दोहा और अभी के 3 पिछले 3 वर्षों के लीमा, पेरिस और माराकेश, वो 3 के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पहला जलवायु सम्मेलन जो हुआ था वो जिनेवा में हुआ था 1979 में और इसमें 2 चीज़ों को बनाया गया था, वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम और वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। और आईपीसीसी की स्थापना हुई थी जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मिले जुले स्वरूप से बना है। जो दूसरा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जो पहली कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम बनाया गया था उसी का लेखा जोखा देखा गया और UNFCCC की स्थापना हुई, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि हमने देखा अर्थ समिट जो हम अब समझ रहे हैं। फिर इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज की स्थापना हुई, वो था ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, जो विश्व की जलवायु को निरंतर देखे और ये बताए कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। जो तीसरा जलवायु सम्मेलन हुआ उसमें ये समझाया गया था कि हम किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं और हायोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट रिडक्शन पर चर्चा की गई थी। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। अब हम आते हैं बर्लिन मैंडेट पे। बर्लिन मैंडेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल के बीच में आया था। इन दोनों के बीच में 2 मैंडेट आए थे, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है बर्लिन मैंडेट जिसमें सारे विकसित देशों ने ये कहा था कि हम अपना एक टारगेट बनाते हैं कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को इतना कम कर देंगे ताकि विश्व का पर्यावरण सुधर सके। जो COP2 था वो मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन भी कहा गया और जिनेवा में हुआ। ये बर्लिन मैंडेट के बाद में आया और इसमें इन सभी देशों ने एक लीगल एग्रीमेंट साइन किया, एक लीगल बाइंडिंग साइन की कि हम ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद करेंगे। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल पे हमने अंग्रेजी में एक अलग से क्लास ले रखी है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये शुरू हुआ था 1997 में, समाप्त हुआ 2005 में और इस दौरान 2 और एग्रीमेंट हुए, वो थे बॉन एग्रीमेंट और माराकेश अकॉर्ड जो 2001 में हुए थे।
उन दोनों में 3 चीज़ें उभर के सामने आई। पहला था एमिशन ट्रेडिंग, CDM और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। एमिशन ट्रेडिंग में ये कहा गया जो एनेक्स 1 देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो दूसरे विकसित देशों से एमिशन के क्रेडिट खरीद सकते हैं। ये हमने कार्बन ट्रेडिंग में बहुत गहराई में समझा है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। CMD जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, उसमें विकसित देशों ने ये कहा था कि हम विकासशील देशों की मदद करेंगे। और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ये था कि कुछ विकसित देशों ने कहा कि हम दूसरे विकसित देशों के साथ मिलके काम करेंगे, तो कुछ एनेक्स 1 कंट्रीज दूसरी एनेक्स 1 कंट्रीज के साथ मिलके काम करेंगी। तो ये 3 चीज़ें सामने आई थी COP6 और COP7 के बीच में। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रशिया, जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हाँ रखी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसके विरोध में थे। 6 ग्रीन हाउस गैसों पे मुख्य तौर पे काम किया गया। ये 6 कौन सी गैसेस हैं, ये महत्वपूर्ण है। कई बार इस पर डायरेक्ट ही सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता है। ये 6 गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साऑक्साइड। अब यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम अपना एमिशन, जो हमारा पोल्यूशन होता है, वो 6% 8% तक कम कर देंगे, जबकि कनाडा ने कहा कि हम 6% तक अपना ग्रीन हाउस एमिशन कम कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण चीज़ जो ये थी वो ये थी कि इन्होंने कहा था कि हम विभेदित उत्तरदायित्व की बात करेंगे। विभेदित उत्तरदायित्व मतलब समान उत्तरदायित्व है, सबका उत्तरदायित्व है ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, पर वो विभेदित है। जो देश विकसित हैं वो ज़्यादा मदद करेंगे, जो विकासशील हैं वो कम मदद करेंगे, पर सारे देश कुछ ना कुछ मदद करेंगे। इसको कहा गया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। ये भी क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा बना। अगला जो हम यहाँ समझेंगे वो है कोपेनहेगन अकॉर्ड। कोपेनहेगन अकॉर्ड में ये कहा गया कि औद्योगिक स्तर, पूर्व औद्योगिक स्तर के पहले जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए तापमान। तो तापमान को नियंत्रित रखना पूर्व औद्योगिक स्तर पर उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो सकता है। 2020 तक के गोल लक्ष्य निर्धारित किए गए और जितने भी विकासशील देश हैं उनके लिए कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ विकसित देशों के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। विकसित देशों ने खूब सारा पैसा दिया, जो 2012 के बाद लगभग हर साल 100 बिलियन दिया गया। अगला था कानकून समिट मेक्सिको में हुई थी, कानकून में। इसमें वापस वही कहा गया कि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए। और इसमें 3 फंड आए। पहला था ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो पर्यावरण को हरा रखने में मदद करेगा, वो $100 बिलियन का फंड था। दूसरा था न्यू टेक्नोलॉजी मिशन, जिसमें ये कहा कि नए नए प्रौद्योगिक विकास किए जाएं जिससे जो पर्यावरण है उसको ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। और आखिर था कि जितने भी पेड़ कट रहे हैं उनको रोकना है, तो अडॉप्टिंग अ फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। ये 3 मेजर चीज़ें कानकून में हुई। अगला आया दोहा अमेंडमेंट। दोहा रेटिफाई नहीं हो पाया क्योंकि उसको बहुमत नहीं मिला, और 2012 में ये आया था, पर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है उसकी तरफ इसका रुझान था। अगला था लीमा समिट। अब लीमा समिट जो थी वो पेरिस समिट के लिए एक भूमिका सी बांध रही थी। लीमा जो 2004 में हुआ था पेरू में, उसमें 195 राष्ट्र आए थे, और इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था कि जितना भी एमिशन हो रहा है उसको कम करना। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हम अपना एमिशन 40% तक कम कर देंगे और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना देंगे, सिस्टम को पारदर्शी बना देंगे, किसी तरह का करप्शन वगैरह नहीं रहेगा, कार्बन के उपयोग को कम करा जाएगा और क्लाइमेट को, जलवायु को बेहतर बनाया जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था पेरिस समिट, जो 2015 में हुआ। पेरिस समझौते में ये कहा गया कि हम अभी तक कह रहे थे कि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री तापमान ज़्यादा होगा तो चलेगा, पर अब हमें इसे कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस करना है तापमान को।
उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और इसके लिए नेशनली डिटर्मिन्ड गोल्स आए या नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन आया, जिसमें ये कहा गया कि हर राष्ट्र अपना एक हिस्सा देगा और ये बताएगा कि वो किस तरीके से मदद करना चाहता है। तो कोई कार्बन लेके, कोई कार्बन क्रेडिट दे के, इस तरीके से अलग अलग राष्ट्र अलग अलग स्वरूप में मदद करेंगे जो कार्बन ट्रेडिंग पे ही आगे चलेगा। तो आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो कार्बन ट्रेडिंग वाली क्लास देख लें। अब ये अलग अलग गोल्स थे, जो लक्ष्य थे जो पेरिस समिट में आए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना, जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, एक पारदर्शी सिस्टम बनाना और एक ग्लोबल स्टॉक टेक बनाना जो 2023 में शुरू होगा और उसके बाद हर 5 साल में आएगा। आखिरी जो 2016 में हुआ था उसको माराकेश समझौता कहा गया। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो देखी गई, एक तो कार्बन, ऐसे चीज़ें बनाना जिसमें कम कार्बन का प्रयोग हो, हरा भरा पर्यावरण बढ़ाना, ग्रीन एकेडमिक ग्रोथ, अर्बन मोबिलिटी बढ़ाना, डीकार्बनाइजिंग एनर्जी सप्लाईज, कार्बन के उपयोग को कम करना और पानी को अच्छी तरीके से मैनेज करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम में आ सके। इसके लिए 2 इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। पहला तो था क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क जिसकी लागत $23 मिलियन थी और दूसरा था कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी जिसकी लागत $50 मिलियन थी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों के लिए अलग सपोर्ट आया जो वर्ल्ड बैंक ने दिया था और ये कहा गया कि वर्ल्ड बैंक जो वित्त दे रहा है वो उसको आने वाले सालों में दुगना कर देगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें थी जो माराकेश समझौते में सामने आई। पर्यावरण, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो इसे कृपया ध्यान से देखें। आगे की क्लास में, आगे की अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग कन्वेंशंस आए, अलग अलग प्रोटोकॉल आए जो कि इस अर्थ समिट के बाहर थे, अर्थ सम्मेलन, विश्व सम्मेलन के बाहर थे। धन्यवाद।